जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर बेस्ड टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा रहा था। दोस्तों उससे पहले दोस्तों इससे पहले इससे इस लेक्चर से दोस्तों पढ़ाने से पहले मैं दोस्तों पिछले वाले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था वो आपका रिवीजन करा देता हूँ। क्या क्या इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने जाना था एशिया महाद्वीप, जो कि हमारा क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह हमारे जनसंख्या के आधार पर भी और आपका एरिया के आधार पर भी दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप जो है दोस्तों, एशिया महाद्वीप और हमारा एशिया महाद्वीप के वेस्ट में स्थित है यूरोप महाद्वीप। तो एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों एक ही प्लेट पर स्थित है। उस प्लेट को दोस्तों यूरेशिया की प्लेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी पृथ्वी की क्रस्ट पर बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं, जिनमें से दोस्तों एक यूरेशियन प्लेट है जिस पे हमारा यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप स्थित हैं। इसलिए हम इसे यूरेशियन प्लेट के नाम से जानते हैं। और इसे दोस्तों हम यूरेशियन प्लेट को हम सुपर कॉन्टिनेंटल के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे एशिया महाद्वीप में एरिया के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है। एरिया के आधार पर मैंने आपको रूस बताया था पहले नंबर पर, दूसरे पर हमारा चीन था। और हमारा पॉपुलेशन के आधार पर मैंने आपको बताया था हमारा पहले नंबर पर भारत हो जाएगा और दूसरे नंबर पर हमारा चीन हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ फैक्ट बताए थे। और ये भी बताया था कि जो दोस्तों ऐसे हमारे एशिया महाद्वीप में ऐसे 3 देश हैं जो कि यूरोप और आपके एशिया महाद्वीप दोनों के अंदर आते हैं। आपके यूरोप के भी अंदर आते हैं और दोस्तों आपके एशिया के भी अंदर आते हैं। जैसे हमारा रूस हो गया, रूस का कुछ भाग दोस्तों आपका यूरोप के अंदर आता है और कुछ भाग हमारा एशिया के अंदर आता है। जो एशिया के अंदर आता है दोस्तों उसको हम साइबेरिया के नाम से कहते हैं। रूस का जो भाग एशिया के अंदर आता है उसको हम साइबेरिया के नाम से जाना जाता है उस भाग को। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया था एशिया के नॉर्थ में अगर जाओगे तो आपका आर्कटिक ओशियन स्थित है। और अगर ईस्ट में जाओगे तो आपका पैसिफिक ओशियन स्थित है। और अगर अगर आप वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पर वो यूरोपियन कॉन्टिनेंटल यूरोपियन महाद्वीप स्थित है। और दोस्तों हमारा दक्षिण में इंडियन ओशियन स्थित है। ये आपकी एशिया महाद्वीप की मैंने आपको दिशा निरूपित करा के बताया है। और हमारी एशिया जो है दोस्तों, एशिया एशिया महाद्वीप के अंदर से हमारी 3 ऐसी प्रमुख रेखाएं हैं, 3 ऐसे प्रमुख अक्षांश हैं जो कि हमारी एशिया महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। पहला हमारा दोस्तों कर्क रेखा हो जाएगा, दूसरा भूमध्य रेखा, तीसरा हमारा मकर सॉरी दोस्तों, मकर रेखा नहीं है ये, हमारा पहला हमारा आर्कटिक सर्किल हो जाएगा। पहला आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। दूसरा हमारा दोस्तों कर्क रेखा हो जाएगा। और तीसरा हमारा भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और हमारी आर्कटिक जो वृत्त है वो 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये तीनों के तीनों दोस्तों हमारे एशिया महाद्वीप से ये तीनों अक्षांश गुजरते हैं। ये मैंने आपको बताया था एशिया से गुजरने वाले अक्षांश। और साथ ही में दोस्तों मैंने आपको बताया था हमारी एशिया में दोस्तों आपकी झील भी स्थित है, पर्वत भी स्थित हैं, पठार भी स्थित हैं। और पर्वत हो गए दोस्तों, हमारी कुछ ग्रास लैंड हो गई, ग्रास घास हो गई। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था। उसमें से हमने झीलों के बारे में जाना था, हमारी एशिया की जो प्रमुख झीलें थी। झीलों में सबसे पहले हमने कैस्पियन सागर झील के बारे में जाना था। यह सबसे बड़े खारे पानी की झील होती है और इसके दोस्तों
यह जो हमारी कैस्पियन सागर जो झील है वो आपके 5 देशों से सीमा लगाती है, जिसमें से पहला हमारा हो जाएगा ईरान हो जाएगा, दूसरा रूस हो जाएगा, और तीसरा हमारा कजाकिस्तान, और चौथा तुर्कमेनिस्तान, और पांचवा हमारा अजरबैजान हो जाएगा। इन 5 देशों से हमारा कैस्पियन सागर झील की सीमा लगती है। और चौथी दूसरी जो हमने सीमा बताई, दूसरी दूसरी जो झील बताई थी दोस्तों, उसका नाम बैकाल झील है। यह एशिया की सबसे गहरी झील आपकी बैकाल झील है, जो कि हमारे रूस में स्थित है। और आपकी बोन झील बताई थी, जिसमें दोस्तों बोन जो झील है आपकी तुर्की में स्थित है, और यह सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और एक आपका मृत सागर झील बताया था दोस्तों, इस पे मृत सागर पे हमारा पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु स्थित है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, हमारी पृथ्वी के अगर महाद्वीपों पर सबसे गहरे बिंदु की बात करेंगे तो वो हमारा मृत सागर है। मृत सागर के अंदर पाया जाता है 440 मीटर पर दोस्तों। मृत सागर के अंदर पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। और यह मृत सागर हमारी दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील थी। और आपकी दोस्तों चिल्का झील के बारे में बताया था, ये एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील थी। और आपको अरल सागर, पेंगोंग त्सो और काला सागर, इस तरीके की ये झीलों के बारे में बताया था। काला सागर जो कि दोस्तों रोमानिया, बुल्गारिया, रूस और यूक्रेन और तुर्की से अपनी बाउंड्री को साझा करती है। जो दोस्तों आपका काला सागर जो झील थी, यह हमारी बुल्गारिया एक देश हो गया, और आपका रोमानिया हो गया, रूस हो गया, और तुर्की और जॉर्जिया दोस्तों, इन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है आपका काला सागर की झील। ये दोस्तों काला सागर इन देशों से अपनी सीमा को लगाती है। नेक्स्ट दोस्तों हमने पठारों के बारे में जाना था। जो पठार हैं हमारे, पठारों के बारे में जाना था। पठार क्या होते हैं दोस्तों? एक पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ, चट्टानों से बना हुआ ऐसा भाग जो कि ऊपर से समतल होता है, जिसे हम 300 मीटर की दूरी से देखें उसको हम पठार कहते हैं। पठारों में भी दोस्तों हमने जाने थे, हमारा जो पठार हमने जाना था, पहला याकूत का पठार था जो कि दोस्तों रूस में स्थित है, और दूसरा आपका शान का पठार या म्यांमार में स्थित है दोस्तों। एक पामीर का पठार था हमारा। पामीर का पठार ये आपका मध्य एशिया में आप कह सकते हो, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित था। और हमारा तिब्बत का पठार, इसको हम विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहते हैं। तिब्बत का जो पठार है इसको हम सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने दक्कन और लद्दाख के भारत में पठार देखे थे। इस तरीके से हमने दोस्तों झील, एशिया में जो प्रमुख झीलें थी उनके बारे में पढ़ लिया था, और एशिया में जो पठार थे उनके बारे में पढ़ लिया था। अब तीसरा दोस्तों एशिया के जो प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में देखते हैं। एशिया के जो प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो एशिया के जो प्रमुख पर्वत हैं दोस्तों, इनकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एशिया में एक प्रमुख पर्वत है जिसका नाम है पामीर पर्वत। यह हमारा मध्य एशिया में स्थित है पामीर पर्वत। और इसे हम पामीर पर्वत कहते हैं, या इसको हम पामीर की गांठ भी कहते हैं। इसको हम दोस्तों पामीर पर्वत कहते हैं, या पामीर की गांठ भी इसको कह सकते हैं। और इसी पामीर की जो गांठ है दोस्तों, इससे बहुत सारे पर्वत निकले हुए हैं। ये हमारी जो पामीर की गांठ है दोस्तों, इससे बहुत सारे पर्वत निकले हुए हैं, जिनकी चर्चा करेंगे दोस्तों, कौन कौन से पर्वत यहाँ से निकले हैं। अगर हम पामीर गांठ की बात करते हैं तो ये हमारा मध्य एशिया में स्थित है। मध्य एशिया के अंदर आपका तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अंदर ये दोस्तों पामीर का पर्वत आता है। और हम पामीर की पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से सबसे पहला जो पर्वत निकलता है उसका नाम है हिंदकुश पर्वत। उसका नाम है दोस्तों हिंदकुश पर्वत। और हिंदकुश पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो यह हिंदकुश पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर दोस्तों आपका हिंदकुश पर्वत स्थित है। और इसी दोस्तों हिंदकुश पर्वत के ही अंदर आपका एक दर्रा आता है जिसका नाम है खैबर दर्रा। ये दोस्तों खैबर दर्रा जो है आपका हिंदकुश पर्वत के अंदर ही आता है, यानी हिंदकुश पर्वत में ही एक दोस्तों दर्रा स्थित है जिसका नाम है खैबर दर्रा। और दर्रा मैंने आपको बताया था, जो प्राकृतिक जो रास्ते होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से रास्ते जो पाए जाते हैं उनको हम दर्रा कहते हैं।
और इसी तरह से आपने दोस्तों हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, मैंने आपको हिस्ट्री रिकॉर्ड करके पूरा प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ पर हिस्ट्री जाके आप पढ़ सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो इसी दर्रे से दोस्तों भारत में जो आया था, उस व्यक्ति का जो नाम था, उसका नाम था बाबर। ये बाबर जो आया था भारत में दोस्तों, वो आपका खैबर दर्रे से ही होते हुए भारत में आया था। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हिंद कुश पर्वत समझ में आया होगा। हिंद कुश पर्वत हमारा पामीर पर्वत से ही निकलता है, जो कि आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। यानी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा जो बनाता है, वो आपका दोस्तों हिंद कुश पर्वत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। और दोस्तों यहीं से आपका आपका पामीर गिर पर्वत से ही हमारा एक पामीर गांठ से ही दोस्तों, पामीर पर्वत कहो या पामीर गांठ कहो, इसी गांठ से ही दोस्तों हिमालय पर्वत निकलता है। और यहीं से दोस्तों आपका हिमालय पर्वत निकलता है, जो कि आपके कई सारे देशों में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत जो दोस्तों है, वो आपके कई सारे देशों में फैला हुआ है। बात करते हैं हमारा हिमालय पर्वत, मैंने आपको हिमालय पर्वत के बारे में डिटेल से दोस्तों डिस्कशन भी किया है। हिमालय पर्वत पहला तो दोस्तों भारत में भी आता है, नेपाल में भी ये दोस्तों इसका भाग जाता है, और आपका चीन में भी यह स्थित है, और भूटान और म्यांमार, इन देशों में दोस्तों आपका हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। और अगर हम दोस्तों बात करेंगे हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत हमारे भारत, नेपाल में दोस्तों हिमालय पर्वत को हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। म्यांमार में दोस्तों जब ये आपका हिमालय पर्वत जब जाता है, तो म्यांमार में दोस्तों इसको पर्वत को हम अराकान के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों जो हमारा हिमालय पर्वत है, जब ये म्यांमार में जब ये चला जाता है, तो म्यांमार में हिमालय पर्वत को हम अराकान के नाम से, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो दोस्तों हिमालय पर्वत को अराकान पर्वत के नाम से पुकारते हैं। तो हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान कहा जाता है। और इसी पामीर पर्वत से ही दोस्तों, पामीर की जो गांठ है दोस्तों, यहीं से हमारा काराकोरम पर्वत निकलता है। काराकोरम के बारे में डिटेल से मैंने आपको दोस्तों बताया था। इनमें काराकोरम के अंदर बहुत सारी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती हैं। तो यह भी दोस्तों आपका पामीर गांठ से ही काराकोरम निकलता है, जो कि हमारा भारत में पाया जाता है, भारत में स्थित है, और इसका कुछ भाग चीन में भी चला जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काराकोरम भी समझ में आया होगा। और दो दोस्तों पर्वत और ऐसे हैं जो कि आपके चीन में चले जाते हैं, चीन की तरफ, क्योंकि दोस्तों इधर जगह नहीं मिली थी, तो इधर आपको लिख के बता दिया गया है। चीन में दोस्तों एक पर्वत है तियानसान। तियानसान यह दोस्तों आपका पामीर गांठ से ही इसका निकलता है, और जिसका नाम है तियानसान, जो कि आपका चीन में स्थित है। और दोस्तों दूसरा है कुनलुन। कुनलुन जो माउंटेन है, यह भी दोस्तों आपका पामीर पर्वत से निकलता है, और यह आपका चीन में चला जाता है। यह भी आपका दोस्तों चीन में चला जाता है। अब दोस्तों कुछ पर्वतों के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, कौन से पर्वत कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर हम दोस्तों हिमालय की बात करें, हिमालय जो कि मैंने आपको बताया था कई सारे देशों में जाता है, आपके भारत हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, इन सभी देशों में दोस्तों हिमालय गुजरता है, हिमालय पाया जाता है। अगर हिमालय की हम एवरेज हाइट की बात करें, हिमालय की जो दोस्तों औसत ऊंचाई है वो आपकी 6000 मीटर है। हिमालय की जो ऊंचाई है दोस्तों, वो आपकी 6000 मीटर है। और अगर हम यहाँ पर दोस्तों इसकी वर्ल्ड के हिसाब से देखें, तो दोस्तों यह हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का भी। ये दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन भी है। विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन भी दोस्तों आपका हिमालय है। और हिमालय के अंदर ही एक दोस्तों चोटी पड़ती है, जो कि सबसे ऊंची है। ये दोस्तों आपकी हाईएस्ट चोटी है, जो हाईएस्ट एक पीक पड़ती है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। यह भी आपके हिमालय की एक सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम दोस्तों इस माउंटेन एवरेस्ट की अगर हाइट के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों यह 8000 यानी 1848 मीटर इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। और इसको दोस्तों नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और आपका ये माउंट एवरेस्ट जो स्थित है, वो आपका नेपाल के अंदर
आता है, नेपाल के अंदर स्थित है। और इसकी दोस्तों हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो यह हाईएस्ट, अगर ये एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है और यह वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी है। यानी ये लिखे पॉइंट दोस्तों, हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया और हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी दोनों एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है और आपके वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी है ये। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा पर्वत है जिसका नाम है सुलेमान पर्वत। दोस्तों सुलेमान जो पर्वत है वो आपका पाकिस्तान में स्थित है। और सुलेमान पर्वत ये दोस्तों कई बार एग्जामों में भी पूछा गया कि सुलेमान पर्वत कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे पाकिस्तान में। और एक और दोस्तों किरथर पर्वत स्थित है। किरथर पर्वत भी दोस्तों आपका पाकिस्तान में स्थित है। किरथर पर्वत भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। और दूसरी दोस्तों दूसरा पर्वत है आपका मकरान का पर्वत। मकरान का पर्वत दोस्तों आपका ईरान और पाक की सीमा पर स्थित है। मकरान जो पर्वत है वो ईरान और पाक की सीमा पर स्थित है, यानी कि पाक कह सकते हो आप, पाकिस्तान। और अराकान योमा जो पर्वत है दोस्तों, जिसको हम हिमालय जो पर्वत है आपका म्यांमार में चला जाता है, इसको हम अराकान के नाम से जाना जाता है। अराकान योमा को दोस्तों, अराकान योमा जो स्थित है वो आपका म्यांमार में स्थित है। तो आपको दोस्तों ये सभी के सभी याद रखने, सभी के सभी ये एशिया में प्रमुख आपके पर्वत हैं। एक और दोस्तों आपके एक पर्वत और है अलबुर्ज और जैग्रोस पर्वत। अलबुर्ज और जैग्रोस पर्वत जो आपका स्थित है वो आपका ईरान में स्थित है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका पेंटिंग और टॉरस। पेंटिंग और टॉरस ये दोनों पर्वत आपके तुर्की में स्थित हैं। अलबुर्ज जैग्रोस ईरान में स्थित हैं, पेंटिंग और टॉरस आपके तुर्की में स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पर्वत समझ में आए होंगे। झील हमने दोस्तों एशिया की देख ली और पठार भी एशिया के देख लिए प्रमुख। और हमने दोस्तों आपके पर्वत भी देख लिए एशिया में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मरुस्थल की। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है चौथा, अब एशिया के कुछ मरुस्थल दोस्तों देख लेते हैं। एशिया के जो मेजर सबसे मेजर डेजर्ट है, यानी कि जो दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, जो मुख्य आपके मरुस्थल हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मरुस्थल को हम रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। आप मरुस्थल भी कह सकते हो या रेगिस्तान भी कह सकते हो। मरुस्थल को हम दोस्तों रेगिस्तान भी कह सकते हैं। ये हमारे एशिया के जितने एशिया के जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हम मरुस्थल यानी रेगिस्तान की बात करते हैं तो जहाँ पर जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जो कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको हम दोस्तों रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। जहाँ पर दोस्तों कम वर्षा होती हो वहाँ पर आपके रेगिस्तान बनते हैं, उनको हम रेगिस्तान कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो दोस्तों, ऐसे स्थान जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो वो स्थान आपके रेगिस्तान कहलाते हैं। जिस पॉइंट पर दोस्तों जिन स्थानों पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो उनको हम दोस्तों रेगिस्तान कहते हैं। और एनसीईआरटी जो मानता है दोस्तों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर वर्षा अगर 50 सेंटीमीटर से कम होती है उसे रेगिस्तान कहा जाता है। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। वैसे एक्चुअली में दोस्तों वास्तविकता ये है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले रेगिस्तान कहलाते हैं और एनसीईआरटी के अनुसार आपके 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र आपके रेगिस्तान कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और दोस्तों हमारे मरुस्थल जो होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो दोस्तों आपके कोल्ड डेजर्ट होते हैं और एक दोस्तों आपके हॉट डेजर्ट होते हैं। दो टाइप के दोस्तों आपके डेजर्ट होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट एक हॉट डेजर्ट, जिसे हम एक दोस्तों ठंडे मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हमारा दोस्तों गर्म मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कोल्ड मरुस्थल जो होते हैं वहाँ पर आपको बर्फबारी देखने को मिलती है, यानी कि जहाँ वहाँ पर आपकी बर्फबारी होती रहती है, यानी कि स्नोफॉल होता रहता है। तो वहाँ पर आपके जो मरुस्थल बनते हैं वो आपके ठंडे मरुस्थल बनते हैं, उनको ही हम दोस्तों, उनमें से एक एग्जाम्पल है आपका एक लद्दाख का मरुस्थल।
जो कि हमें लद्दाख में देखने को मिलता है। और दोस्तों दूसरा जो टाइप है जहाँ पर आपका गर्मी पड़ती है, जहाँ दोस्तों गर्मी ज़्यादा अधिक होती है वहाँ पर रेत अधिक पाया जाता है। जो रेत के जो मरुस्थल होते हैं दोस्तों उनको हम रेगिस्तान के नाम से यानी कि रेतीले मरुस्थल आप कह सकते हो। जो रेतीले मरुस्थल देखने को जो मिलते हैं दोस्तों वो आपका एक थार मरुस्थल है जो कि आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। आपके दोस्तों कोल्ड जो मरुस्थल होते हैं जो वो आपके ठंडे मरुस्थल होते हैं वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है। वहाँ पर लद्दाख जैसे आपका एक लद्दाख मरुस्थल है और जहाँ पर ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ती है दोस्तों, जहाँ रेत ज़्यादा होता है वहाँ आपका थार मरुस्थल देखने को मिलता है। वो आपका राजस्थान में स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों मरुस्थल समझ में आए होंगे। एक दोस्तों मरुस्थल है अरब का मरुस्थल। अरब का मरुस्थल की अगर बात करते हैं दोस्तों यह हमें सऊदी अरब में देखने को मिलता है। अरब के मरुस्थल को दोस्तों हम सऊदी अरब में स्थित है और ये अरब का मरुस्थल दो पार्ट में डिवाइड है। अरब का जो मरुस्थल है तो दोस्तों वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है वो आपका रुब अल नफद के नाम से जाना जाता है और दूसरा है रुब अल खादी के नाम से जानते हैं। इन दोनों को मिला के हम अरब का मरुस्थल कहते हैं। और यह दोस्तों हमारा सबसे एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। यह दोस्तों हमारे लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया यानी हमारी एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों आपको लगता होगा कि गोबी मरुस्थल है एरिया के हिसाब से यानी कि लार्जेस्ट गोबी मरुस्थल है, लेकिन दोस्तों वास्तविकता में हमारा अरब का मरुस्थल है, ये हमारा सबसे बड़ा है, बड़ा मरुस्थल है। तो आपको दोस्तों अरब का मरुस्थल याद रखना, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको गोबी का मरुस्थल देखने को मिलेगा। लेकिन जो वास्तविकता है वो आपका अरब का मरुस्थल है जो कि सबसे बड़ा है, एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है। और दूसरा है दोस्तों आपका गोबी का मरुस्थल, ये हमें मंगोलिया और चीन में देखने को मिलता है। गोबी का मरुस्थल दोस्तों हमें मंगोलिया और चीन में स्थित है। आपका मंगोलिया में कुछ इसका भाग आता है और आपका चीन में कुछ भाग आता है। और नेक्स्ट है दोस्तों तकला मकान का मरुस्थल। और तकला मकान के मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा चीन में स्थित है तकला मकान। और नेक्स्ट है दोस्तों चौथा हमारा नेगेब मरुस्थल। नेगेब मरुस्थल की बात करते हैं दोस्तों ये हमारा इजराइल में स्थित है। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कारकुम्ब मरुस्थल पांचवा। कारकुम्ब मरुस्थल हमारा तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। नेगेब मरुस्थल इजराइल में स्थित है। तकला मकान हमारा चीन में, गोबी का मरुस्थल चीन में। ये दोनों आपके तकला मकान और आपका गोबी का मरुस्थल चीन में आप कह सकते हो। नेगेब मरुस्थल इजराइल में स्थित है और कारकुम्ब मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। और एक है दोस्तों चेलिस्तान चेलिस्तान मरुस्थल, और ये हमारा दोस्तों पंजाब और सिंध में यह देखने को मिलता है। यानी कुछ भाग दोस्तों इंडिया में देखने को मिलता है, इंडिया के पंजाब में, और दूसरा दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलता है। यानी कि ये दोनों दोस्तों चेलिस्तान है, चेलिस्तान जो मरुस्थल है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है। कुछ भाग पाकिस्तान में भी है इसका चेलिस्तान का, कुछ भाग इंडिया में भी है। नेक्स्ट है दोस्तों लद्दाख, और लद्दाख का मरुस्थल ये हमारा ठंडा मरुस्थल भी है। और एक है दोस्तों थार मरुस्थल, ये हमारा गर्म मरुस्थल है, ये हमारा राजस्थान में देखने को मिलता है। ये दोनों के दोनों मरुस्थल आपके इंडिया में स्थित हैं। और एक है दोस्तों दस्ते काबिर। दस्ते काबिर दोस्तों ये हमारा ईरान में स्थित है। दस्ते काबिर ईरान में स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी मरुस्थल समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको आपका ये याद करने का ज़्यादा ये ज़्यादा दोस्तों टॉपिक्स हैं जो आपके याद करने के हैं। इनमें दोस्तों कुछ समझाने का कोई मतलब ही समझाने में इनमें कुछ है ही नहीं दोस्तों, इनको बस याद करना है आपको। 10 से 5 बार इस वीडियो को देखोगे दोस्तों आपको ये अपने आप से ये मरुस्थल याद हो जाएंगे, आपको पर्वत भी याद हो जाएंगे, झील भी याद हो जाएंगे। दोस्तों हमारे मरुस्थल के बाद नेक्स्ट हमारी एशिया में दोस्तों कुछ घास के मैदान देखने को मिलते हैं जिन्हें हम ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हम एशिया के कुछ घास के मैदान मैदान भी देखेंगे। हमारी दोस्तों जो एशिया है, एशिया के कुछ घास के मैदान देख लेते हैं इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं।
हालांकि हम दोस्तों सभी घास के मैदान देखेंगे अलग अलग कॉन्टिनेंट में, जो लेकिन हमारे जो एशिया में अभी फिलहाल में जो घास के मैदान देखने को मिलते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर घास के मैदान की बात करते हैं दोस्तों, ये दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। घास के मैदान दोस्तों आपके दो टाइप के होते हैं। पहले मैदान तो दोस्तों घास के मैदानों को ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। और दूसरा जो है दोस्तों उन्हें हम टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो हमारे उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है ये हमें गर्म क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो शीतोष्ण हमारे घास के मैदान है ये हमें ठंडे क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका स्टेपीज है। स्टेपीज ये हमारा घास का मैदान है जो कि आपका दोस्तों शीतोष्ण है। ये हमें दोस्तों जो देखने को मिलता है वो आपका यह है आपका स्टेपीज। ये एशिया का सब एशिया में दोस्तों एक ही प्रसिद्ध घास का मैदान है स्टेपीज। ये हमें दोस्तों आपके जो टेम्परेट जोन में जो कंट्री आते हैं जैसे आपका रसिया की तरफ दोस्तों हमको ये स्टेपीज घास के मैदान देखने को मिलेंगे। यूरोप हो गया दोस्तों। यूरोप और रसिया रूस के यूरोप और रूस में ये हमारे दोस्तों आपके घास के मैदान देखने को मिलते हैं, स्टेपीज घास के मैदान। जैसे दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ये हमारी अर्थ है और अर्थ पे दोस्तों ये हमारी कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा के बीच में और दोस्तों आपके मकर रेखा के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दोस्तों सूरज की किरणें जो होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी अधिक हो जाती है और यहाँ का तापमान दोस्तों आपका अधिक हो जाता है और तापमान अधिक रहता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम उष्ण घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। और जब हम दोस्तों कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे, जब दोस्तों हम कर्क रेखा से जब ऊपर जाएंगे यानी कि पोल की तरफ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमको शीतोष्ण घास के मैदान देखने को मिलेंगे। उत्तर की तरफ दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ यहाँ पर हमें शीतोष्ण घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो यही दोस्तों हमारे स्टेपी जो है घास के मैदान, ये शीतोष्ण टेम्परेट से यानी कि शीतोष्ण आपके घास के मैदान है स्टेपी, जो कि हमें रूस के अंदर देखने को मिलते हैं। आपके कुछ यूरोप में भी चले जाते हैं दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हो कर्क रेखा के ऊपर जाने पर, मकर रेखा के नीचे जाने पर हमें शीतोष्ण घास के मैदान देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों कुछ जल संधियों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि किन किन देशों के बीच में कौन कौन सी एशिया के अंदर जल संधियाँ बनती हैं। अब दोस्तों एक ये आपको पॉइंट आपके एक वर्ड आ रहा होगा दिमाग में, ये स्टेट यानी कि जल संधि क्या होता है। जल संधि की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में दोस्तों कह सकते हो आप दो जो लैंड होते हैं, जो भूमि होती है, तो लैंड यानी भूमि को सेपरेट करने वाली जो दोस्तों, डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ दोस्तों, दो लैंड को सेपरेट करने वाला बीच का वो है जल, ऐसा जल का रास्ता, ऐसा जल का रास्ता जो जो दो बड़ी बड़ी वाटर टेरिटरी को जोड़ता हो, उसे ही हम दोस्तों कहते हैं जल संधि। यानी कि आप दोस्तों इसमें भी मैंने आप मैप में भी आपको समझा दूंगा। जल संधि क्या होता है दोस्तों, तो जो दो लैंडों को सेपरेट करने वाला वह बीच का जल का पतला रास्ता जो कि बड़ी बड़ी वाटर टेरिटरियों को जोड़ता हो, उसको हम जल संधि कहते हैं। यानी कि जल का एक पतला संकरा रास्ता ही आपका जल संधि कहलाता है। जैसे कि दोस्तों ये हमारे जमीन के दो टुकड़े हैं, एक जमीन का टुकड़ा ये है, एक हमारी जमीन का टुकड़ा ये है। और आपके दोस्तों
मान के चलो इधर भी समुद्र है, दोनों तरफ आपके समुद्र है, समुद्र का पानी है, जे इसको दोस्तों ये आपका वाटर है। इधर वाटर का नाम ए दे देते हैं दोस्तों। और इधर भी दोस्तों आपका वाटर है, इसको भी नाम बी दे देते हैं। अब दोस्तों इनके बीच में दोस्तों ये पानी का जो पतला रास्ता है, ये जो पानी का पतला रास्ता है, और इन दो लैंड मासों को दोस्तों सेपरेट करता है। ऐसा पानी का पतला रास्ता जो दो लैंड मासों को सेपरेट करता हो, यानी अलग करता हो, और दो वाटर टेरिटरियों को या वाटर जोन को कनेक्ट करता हो, उसको ही हम दोस्तों जल संधि के नाम से जानते हैं। यही दोस्तों आपकी जल संधि है। ये दोस्तों ये आपका जो जल संधि है, ये दोस्तों दो लैंड मासों को अलग करता है। जल संधि जो होती है दोस्तों दो लैंड मासों को अलग करता है। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों ऐसे ऐसे दो लैंड मासों को अलग करता हो ऐसा जल का पतला रास्ता, उसी को हम दोस्तों जल संधि के नाम से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों एक वाटर टेरिटरी हो गई, एक वाटर टेरिटरी ये हो गई, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता हो और इन दो लैंड मासों को अलग करता हो। कौन करता हो दोस्तों? आपका एक जल का पतला रास्ता, उसको ही हम जल संधि के नाम से जानते हैं। वही दोस्तों मैंने लिखा है, ये दो लैंड मासों को सेपरेट करने वाला बीच का दो लैंड मासों को सेपरेट करने वाला बीच का जल का एक पतला रास्ता जो बड़ी बड़ी वाटर टेरिटरियों को जोड़ता हो, उसको ही हम दोस्तों जल संधि के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार और समझ सकते हो दोस्तों, ऐसा पानी का पतला रास्ता जो कि दो लैंड मासों को सेपरेट करता हो, अलग करता हो, और दो वाटर जोनों को जोड़ता हो, कनेक्ट करता हो, उसको ही हम जल संधि के नाम से जानते हैं। जैसे दोस्तों कुछ जल संधि हैं। पहला दोस्तों हमारी बाव अल मंदीव की संधि। बाव अल मंदीव है ये दोस्तों, यह आपकी जल संधि है, जो कि आपकी दोस्तों बावल मंदिर जो है ये दो लैंड मासों को सेपरेट करेगा और आपका दो वाटर जोनों को कनेक्ट करेगा। जैसे दोस्तों जो दो वाटर कनेक्टों को जो कनेक्ट करता है दोस्तों, जैसे एक आपका लाल सागर है, बावल मंदिर दोस्तों लाल सागर, और एक अदन की खाड़ी, इन दोनों वाटर टेरिटरियों को दोस्तों ये जोड़ता है। और और दो दोस्तों लैंड हैं, जो दो देश हैं, दो भूमि है, एक तो दोस्तों आपका जिबूती और आपका एक यमन, इन दोनों को दोस्तों अलग करता है। बावल मंदिर है दोस्तों, यह यह दोस्तों लाल सागर और अदन खाड़ी को जोड़ता है, और जिबूती और यमन को आपका अलग करता है। जिबूती हमारा अफ्रीका में देखने को मिलता है, और यह दोस्तों यमन एशिया में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि ये बावल मंदिर कनेक्ट किसको कर रहा है, अदन की खाड़ी, और जिबती किसको अलग कर रहा है, यानी कि वो दोस्तों अलग बावल मंदिर किसको करता है, वो हमारा जिबती और यमन को अलग करता है दोस्तों। जैसे मैंने आपको यहाँ ये बताया कि ऐसा दोस्तों आपका पानी का पतला रास्ता जो दो लैंड मासों को सेपरेट करता हो और दो वाटर टेरिटरी या वाटर जोन को कनेक्ट करता हो, उसको हम जल संधि कहते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, हमारा बावल मंदिर आपका जल का एक पतला रास्ता हो गया, जो कि दो वाटर जोन को, एक आपका लाल सागर हो गया, एक अदन की खाड़ी हो गई, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। और दो लैंड मास हो गए आपके, एक जिबती हो गई, एक यमन, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमने दोस्तों आपको पढ़ाया था भारत के बारे में भी, पाक स्टेट के बारे में बताया था, जो कि हमारे भारत को और हमारे श्रीलंका को दोस्तों अलग करता है। और इधर दोस्तों आपको जानते हैं, इधर हमारा अरब सागर है और इधर हमारा बंगाली खाड़ी है, इन दोनों वाटर टेरिटरियों को कनेक्ट करता है और इन दो वाटर टेरिटरियों को जोड़ता है और इन दो लैंड मासों को अलग करता है। इसको ही हम दोस्तों जल संधि यानी पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये आपकी इस तरीके की कुछ संधियां हो जाएंगी। जल संधि एक आपकी बावल मंदिर हो जाएगी। बावल मंदिर में दोस्तों आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों दूसरी है हार्मुज जल संधि, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हार्मुज जल संधि की बात करते हैं दोस्तों, तो हार्मुज जल संधि
भी एक आपका पानी का पतला रास्ता है। और यह दोस्तों आपका दो वाटर जोनों को जोड़ने का काम करता है। एक हमारा वाटर जो जोन है, एक है दोस्तों फारस की खाड़ी और एक है दोस्तों ओमान की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ता है। फारस की खाड़ी और दोस्तों ओमान की खाड़ी को आपस में हार्मुज जल संधि आपका जोड़ता है। और दो लैंड मास हैं दोस्तों आपका, एक ईरान और एक यूएई। यूएई दोस्तों आपका अरब प्रायद्वीप है, इन दोनों को आपका सेपरेट करता है। हार्मुज जल संधि दोस्तों क्या है, एक ऐसा जल का पतला रास्ता है जो कि हमारा दो वाटर जोनों को जोड़ने का काम करता है और दो लैंड मासों को अलग करने का काम करता है। उसी को हम हार्मुज जल संधि के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। तीसरी है दोस्तों आपकी किर्च की जल संधि। किर्च की जल संधि भी दोस्तों एक आपका जल का पतला रास्ता है जो कि हमारे दो वाटर जोन है, जो वाटर टेरिटरी हैं, एक काला सागर और एक आपका एजोब सागर। इन दोनों वाटर टेरिटरियों को दोस्तों आपका जोड़ता है आपका किर्च जल संधि। और दो दोस्तों लैंड मास हैं जो कि एक आपका क्रीमिया और एक आपका रूस। क्रीमिया दोस्तों आपका यूक्रेन में पड़ता है और आपका दोस्तों रूस है ये हमारा एशिया में ही पड़ता है दोस्तों। और इनको सेपरेट करने का काम करता है आपका कीच की जल संधि। इसी तरीके से दोस्तों चौथी जो जल संधि है, जिसे हम मलक्का जल संधि के नाम से जानते हैं, और यह मलक्का जो जल संधि है, यह भी एक आपका दोस्तों ऐसा पानी का पतला रास्ता है। ये सभी के सभी दोस्तों पानी के एक पतले रास्ते हैं। तो आपका मलक्का भी एक दोस्तों पानी का एक पतला रास्ता है जो कि दो वाटर टेरिटरियों को आपस में जोड़ता है। जैसे दोस्तों आपका एक अंडमान सागर हो गया और एक आपका चीन सागर हो गया। इन दोनों वाटर टेरिटरियों को जोड़ने का काम करता है आपका मलक्का जल संधि। और आप दोस्तों अंडमान सागर या चीन सागर भी कह सकते हो, या आप इंडियन ओशियन और या पैसिफिक ओशियन भी कह सकते हो। मलक्का जो जल संधि है वो अंडमान सागर को या चीन सागर को भी जोड़ती है और हिंद महासागर और आपके प्रशांत महासागर को भी जोड़ने का काम करती है। और दो लैंड मास हैं दोस्तों, एक आपका मलेशिया हो गया और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, इन दोनों को मलक्का जल संधि दोस्तों आपका सेपरेट करता है, यानी कि अलग करता है। तो दोस्तों हमारा मलक्का जल संधि है, ये आपका जल का एक पतला रास्ता है। अंडमान सागर और चीन सागर ये दोस्तों एक वाटर टेरिटरी है। ये दोस्तों बड़ी बड़ी वाटर टेरिटरी है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। और आपका दो लैंड मासों को दोस्तों आपके मलेशिया इंडोनेशिया को सेपरेट करने का काम करता है। आपकी दोस्तों मलक्का जो जल संधि है, ये हमारी लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है, यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी जल संधि है आपकी वर्ल्ड की। सबसे दोस्तों वर्ल्ड की सबसे बड़ी जल संधि की बात करते हैं तो आपकी मलक्का जल संधि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सभी की सभी जल संधि समझ में आई होंगी। अब दोस्तों हमने जल संधियों के बारे में पढ़ा। जल संधियों के बारे में मैं दोस्तों एशिया में जो कौन कौन सी सबसे प्रमुख आपकी जल संधियां हैं उनके बारे में पढ़ा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम रिवर्स के बारे में जानेंगे। जो एशिया की दोस्तों जो प्रमुख रिवर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी एशिया की प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो पहली नदी है जिसका नाम है यांगतीसी नदी के नाम से दोस्तों इसको जानते हैं। इसको दोस्तों यांगसी कहो या यांगतीसी कहो, एक ही बात है। यांगत्सी नदी की बात करते हैं तो दोस्तों यह आपकी चीन में प्रवाहित होती है। और यह चीन में दोस्तों प्रवाहित होती है, इसलिए ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है। एशिया की दोस्तों लॉन्गेस्ट रिवर की बात करते हैं तो वो आपकी यांगत्सी हो जाती है। और अगर हम दोस्तों इसकी वर्ल्ड में रैंक देखते हैं तो यह वर्ल्ड में यानी कि पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरे विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। यांगतीसी दोस्तों एशिया की तो सबसे लंबी नदी हो जाती है और आपकी वर्ल्ड में सबसे तीसरे नंबर की लंबी नदी हो जाएगी। और इसी तरीके से दोस्तों एक नेक्स्ट जो नदी है चीन की, हवांग हो नदी। हवांग हो नदी को दोस्तों हम येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आपकी एक दो नदी और हैं, दजला और फरात। दजला
दजला और फरात दोस्तों दो नदियां हैं, ये आपके इराक में प्रवाहित होती हैं। इराक की प्रमुख नदियां हैं दजला और फरात। यहीं पर दोस्तों आपकी दजला फरात जो नदियां हैं, ये आपकी दोनों इराक के अंदर प्रवाहित होती हैं, और इनके किनारों पर ही आपकी मेसोपोटामिया का भी सभ्यता का भी विकास हुआ था। आप सभी ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। नहीं पढ़ा हो दोस्तों, मेरे लेक्चर जाकर देखो, उनमें बहुत ही मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। पोटामिया की जो सभ्यता थी दोस्तों, उसका जो विकास हुआ था, वो आपका दजला फरात नदी के ही किनारों पर हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं इरावती की। इरावती जो नदी है, ये दोस्तों आपकी म्यांमार में प्रवाहित होती है, और म्यांमार की दोस्तों ये सबसे बड़ी नदी है। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी आपकी इरावती है। और एक नदी है महाबेली नदी। महाबेली नदी दोस्तों आपकी श्रीलंका की सबसे सबसे लंबी नदी कहोगे दोस्तों आप इसको, आपकी म्यांमार की सबसे लंबी नदी। और ये भी दोस्तों श्रीलंका की भी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी आपकी महाबेली नदी श्रीलंका की हो जाएगी। इरावती नदी हो जाएगी आपकी म्यांमार की। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपका एशिया का पार्ट आपको समझ में आया होगा, जितना भी मैंने बताया है दोस्तों। एशिया के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले दोस्तों ये झीलों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले झीलों के बारे में पढ़ा था, फिर दोस्तों हमने पठारों के बारे में जाना था, और पठारों के बाद से दोस्तों हमने दूसरे नंबर पर दोस्तों पठार हो गए, और तीसरे नंबर पर हमने पर्वतों के बारे में जाना, और चौथे नंबर पर दोस्तों हमने आपके मरुस्थलों के बारे में जाना था। मरुस्थल के बाद दोस्तों कुछ घास के मैदान भी देखे, और फिर जल संधि देखी, और जल संधि के बाद दोस्तों हमने कुछ नदियों के बारे में देख लिया। ये हमारे दोस्तों आपके एशिया के प्रमुख प्रमुख जितने भी दोस्तों एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। एशिया के अंदर दोस्तों हमें आपकी झीलें, पठारे, पर्वत और ये जितनी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इन चीज़ों के बारे में दोस्तों हमने सही से अध्ययन किया, और ये सभी की सभी आपकी एशिया के अंदर ही देखने को मिलती हैं। चाहे आपकी झील हो गई, चाहे पठार हो गए, पर्वत हो गए, मरुस्थल, घास, जलसंधि और आपकी नदियाँ, ये सभी टॉपिकों के बारे में दोस्तों हमने जाना एशिया के बारे में इस वाली वीडियो में और इससे पहले वाले लेक्चर में। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब अफ्रीका के बारे में जानेंगे। अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की अगर बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप के मैंने आपको बताया भी था। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर दोस्तों आपके जो देश हैं, वो आपके 54 देश आते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों हमारा एरिया के आधार पर देखें, और चाहे आप जनसंख्या के आधार पर देखें, एरिया के आधार पर भी दोस्तों और जनसंख्या के आधार पर भी हमारा अफ्रीका महाद्वीप दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों अफ्रीका जो महाद्वीप है, एरिया और जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों आपका अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। और इस अफ्रीका महाद्वीप को दोस्तों हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट या इसे अंध महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों अंध महाद्वीप इसको क्यों कहते हैं? अंध महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का जो है वो विकास सही से नहीं हुआ है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी विकास सही से हुआ नहीं है। यहाँ के आप देश भी जानते होंगे, जैसे आपके दोस्तों युगांडा है, नामीबिया है, अंगोला है, और आपके दोस्तों जितने भी ये देश हैं, ये चाड है, ये सभी के सभी दोस्तों पिछड़े देश हैं। यहाँ पर विकास देखने को मिलता नहीं है। इसलिए हम दोस्तों इसको अंध महाद्वीप देखने को मिलते हैं। यहाँ के आप लोगों को भी देखते होंगे दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों ना तो सही से खाने की व्यवस्था है, ना तो कुछ, इसलिए इसको महाद्वीप कहा जाता है। विकास सही से नहीं हो पाया है दोस्तों यहाँ इस महाद्वीप के लोगों का, और इससे दोस्तों भविष्य का महाद्वीप भी कहा गया है। यहाँ पर दोस्तों भविष्य का महाद्वीप इसलिए इसको कहते हैं, इसमें लोगों को दोस्तों यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि भविष्य में यहाँ पर विकास होने की अच्छी संभावनाएं है। अभी यहाँ पर विकास इतना है नहीं दोस्तों, लेकिन जो फ्यूचर आएगा, भविष्य में यहाँ पर आपकी जो विकास होंगे वो अच्छी तरीक़ा से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेचुरल रिसोर्सेस भी देखने को मिलते हैं,
और आपके दोस्तों यहाँ पर मिनरल्स भी बहुत अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो इसके आधार पर दोस्तों और यहाँ पर सनलाइट भी अच्छी तरीक़ा से देखने को मिलती है। तो आगे में फ्यूचर में दोस्तों यहाँ पर और अच्छे विकास हो सकते हैं, जिसके लिए इसीलिए हम इसको भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। और अफ्रीका पे दोस्तों इसको हम अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है इसको। यानी दोस्तों मानव सभ्यता का पालना इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले मानी जाती है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति आपके अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे पहले हुई थी। तो इसलिए हम इसको मानव सभ्यता का पालना कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। यानी कि मानव का जो विकास हुआ वो यहीं से माना जाता है। मानव का जो विकास हुआ है दोस्तों वो यहीं से माना जाता है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अफ्रीका के बारे में पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इसकी जो खोज की थी, इसकी अफ्रीका महाद्वीप की जो दोस्तों खोज करता थे, इससे पहले इस महाद्वीप को कोई जानता नहीं था। सबसे पहले जो खोजा था, जैसे दोस्तों आपको पता है कि किस तरीके से हर कॉन्टिनेंट हर देशों की खोज करने के लिए होड़ लगी हुई थी, इसलिए भी दोस्तों इसकी भी खोज करने की एक वो होड़ की गई थी दोस्तों इस पूरे महाद्वीप की। तो इसको जो खोजा था वो डेविड लिविंगस्टोन ने दोस्तों इसको खोजा था। डेविड लिविंगस्टोन इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। 1883 में इसको खोजा गया था। और इस तरीके से दोस्तों ये व्यक्ति थे जो कि एक खोजकर्ता थे, जो कि महाद्वीप को इन्होंने 1883 में खोजा था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो, जितने भी टॉपिक हैं आपको समझ में आए हों। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।